अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक है इन्वेंट्री। एग्जाम में आपके पास इसका क्वेश्चन आता है कि जी इन्वेंट्री क्या थी, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से भी ये आता है, या इन्वेंट्री कंट्रोल के नाम से भी आता है। ठीक है जी। बेसिकली इन्वेंट्री जो है ये हमारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज को होते हैं जिनको जो है वो हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। या इन शॉर्ट ये करंट एसेट्स होते हैं, और करंट एसेट्स होते हैं जिनको आप विद इन 1 ईयर जो है उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। बेसिकली इन्वेंट्री में इसको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इन्वेंट्री के दो पर्पस होते हैं। ये तो उस चीज़ को अपने इस्तेमाल करना है, या इस चीज़ को आपने रखना है, और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बेचना है। अब जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग करना, तमाम चीज़ें उस प्रोडक्ट को जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं या बेचने की पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है, उसके लिए पूरी पूरी प्लानिंग करना। उस पर प्लानिंग करना कि यार ये जो चीज़ हम रख रहे हैं इस पर कितनी कॉस्ट आएगी, ये हमें कितने का पड़ेगा। अ, अगर हम इसको स्टोर करते हैं तो स्टोर पे हमें कितना पैसा आएगा। अ, कितनी डिमांड है, डिमांड के मुताबिक हमें कितना जो है इस क्वांटिटी को इसके जो स्टॉक हमें रखना है, और कितने स्टॉक को हमें निकालना है, कितने टाइम पीरियड तक रखना है। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है, इंटरनल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है, एक्सटर्नल हमारी क्या है, मार्केट में बेटा इसकी डिमांड क्या चल रही है, किस साइज के कितने प्रोडक्ट हमें बनाना है, किस कलर के कितने प्रोडक्ट हमें बनाने हैं, सेल्स टर्नओवर हमारा क्या होगा, क्या क्या रिस्क फैक्टर हमें आ सकता है, सेफ्टी क्या क्या हमें लेनी पड़ेगी, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। अगर हम इसको इंश्योर करवाते हैं तो इंश्योरेंस पे कितनी कॉस्ट आएगी हमारी, कौन सा मेथड जो है हम इसको यूज़ करेंगे, फीफो यूज़ करेंगे, लिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे। किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। ये तमाम चीज़ें जो है मैनेजमेंट की तरह प्लानिंग करते हुए इन चीज़ों को हम मार्केट में लाते हैं और फिर इस चीज़ को बेचते हैं। अगर विदाउट मैनेजमेंट, विदाउट प्लानिंग अगर हम स्टॉक भरते चले जाएंगे तो डेफिनेटली तौर पर हो सकता है वो स्टॉक आउटडेटेड हो जाए, ऑब्सलीट हो जाए उसका फैशन। साथ साथ जो है जो वेयर हाउसेस में हमने उसको डंप किया हुआ रखा हुआ है उसके चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, और रिक्वायरमेंट उसकी मार्केट में इतनी थी नहीं। ये पूरा हमें एक डेटा कैलकुलेट करना होगा, पूरी पूरी मैनेजमेंट के साथ चलना होगा। ऐसा नहीं कि आपने चीज़ें भी खरीदी, डंप कर दी, आपको कोई पता ही नहीं कि यार मार्केट में हमें कितना ऑर्डर है, किस कलर के, किस प्रोडक्ट के, किस डिज़ाइन के, किस साइज में हमें कितनी जो है वो इन्वेंट्री प्रोड्यूस करनी है। तो डेफिनेटली तौर पर ये फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देगा और आपको लॉसेस में ले जाएगा। तो इन शॉर्ट इन्वेंट्री में हमें यही चीज़ देखनी है कि हमें किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को लेना है, इकोनॉमिक ऑर्डर देखना होगा, शॉर्ट इन्वेंट्री देखनी होगी, तमाम चीज़ों को हमें फोकस करना होगा कि किस प्रोडक्ट को किस टाइम पे जो है कितने टाइम के लिए रखना है, और उसके लिए किस किस प्लानिंग के तहत हमें चलना है। ठीक है, ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था, ये मैं करवा रहा हूँ लोगों को। देख लेते हैं बेटा इन्वेंट्री। हेडिंग लिख लीजिएगा आप लोग तमाम स्टूडेंट्स इन्वेंट्री के। लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा बेटा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री is stock of physical goods
Inventory is a stock of physical goods that contain economic value and are held in various forms by an organization by an organization in its custody awaiting packing, awaiting awaiting, awaiting packing, comma processing, comma transformation, comma use or sale in a future point of time, in a future point of time, full stop, पैराग्राफ चेंज करेगा. Any organization which is into production trading, which is into production, comma trading, comma sale,
Sale and services of product will necessarily hold stock of various physical resources. Once again, I am repeating, of product will necessarily hold stock of various physical resources to aid in future consumption and sale, while inventory is a necessary evil of any such business. It may be noted, it may be noted that the organization it may be noted that the organization hold inventories for various reasons, which include speculative purpose, functional purpose, physical necessities, etc. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा. The following point stand out
with reference to inventory, with reference to inventory, पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, all organizations engaged in production or sale of products, in production or sale of products, hold inventory in one form or other. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा, इन्वेंट्री कैन बी इन कंप्लीट स्टेट, इन्वेंट्री कैन बी इन कंप्लीट स्टेट और इनकम्प्लीट स्टेट, इन अलग होगा, ठीक है, इन स्पेस देके कंप्लीट स्टेट और इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ना मुकम्मल। थर्ड हेडिंग लिखिएगा, इन्वेंट्री इज हेल्ड टू फैसिलिटेट inventory is held to facilitate future consumption, sale or further processing, sale or further processing. फोर्थ पॉइंट देखिएगा, लास्ट पॉइंट, all inventories resources have economic value and can be considered as assets of the organization. As assets of the organization.
स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है जी, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के, एक इंटरनेशनल ट्रेड के करने में किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, हम वन बाय वन करके देखते हैं इसको। नंबर 1 आता है बेटा आपके पास लैंग्वेज प्रॉब्लम। नंबर 2 आता है बेटा हमारे पास लैक ऑफ स्किल्ड मैनेजर्स। नंबर 3 आता है नेशनलिज्म। नंबर 4 आता है वेदर डिफरेंसेस। इसके बाद आता है लोकल टैरिफ एंड लॉज। उसके बाद आता है लोकल कल्चरल एंड रिलीजन। ठीक है जी, हमारे पास से लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाता है, लोकल कल्चरल आ जाता है, वेदर डिफरेंसेस आ जाता है, नेशनलिज्म आता है, लैक ऑफ स्किल्ड मैनेजर। इस 6 को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा इंटरनेशनल ट्रेड में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कंपनीज के लिए भी और ट्रेडिंग्स के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी वो आती है लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो कि इनके बिजनेस को, कारोबार को बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्टेड करता है। ये प्रॉब्लम उन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है जहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है, यानी इलिटरेसी बहुत ज़्यादा हो। तो कुछ कंपनीज इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए या इस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए पिक्चर
और सिंबल्स का यूज लेते हैं और अपनी बात उन तक कन्वे करते हैं, उनको समझाते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो आ जाती है हमारे पास लैंग्वेज प्रॉब्लम। दूसरी आती है बेटा लैक ऑफ स्किल्ड मैनेजर्स। तो इंटरनेशनल ट्रेड में एक हमारे पास प्रॉब्लम आती है स्किल्ड मैनेजर होने की, यानी मैनेजर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, स्पेशली उन कंट्रीज में जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। वहां पर स्मूथली आप बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते, और अगर वो आप मैनेजर अपनी ओन कंट्री से हायर करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गई, दूसरी आपको लैक ऑफ स्किल्ड मैनेजर आ गई। तीसरा आ जाता है बेटा नेशनलिज्म। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नेशनलिज्म उस वक्त एक प्रॉब्लम बन जाता है कि जब आपने किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की हो और उस वहाँ के लोकल लोग जब काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो फिर वो आपकी बात नहीं सुनते, डिक्टेशन आपसे नहीं लेते और रेजिस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो डिक्टेशन जो हेड ऑफिस से ऑर्डर आता है, पॉलिसीज आते हैं, उसको फॉलो नहीं करते, और वो काम करेंगे जो उनके लोकल पेपर के फेवर में होगा, लॉस के फेवर में होगा, जो उनकी लॉस के लिए फेवर होगा, और जो उनकी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के फेवर में होगा, तो वो उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, वो आपकी बात फिर नहीं मानेंगे, यानी अपनी नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं। इसी तरीके से वेदर डिफरेंसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है और कंज्यूमर कंट्री है, ये भी बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट करता है, क्योंकि जिस वक्त वहाँ चीज़ें बन रही होती है उसके बाद आपने डिलीवर करना, तो शेड्यूल में फर्क आता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में अगर विंटर है और आप एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है या नॉर्वे की या डेनमार्क की कंपनी, तो वहाँ उस वक्त समर सीजन चल रहा होता है। तो ये वेदर डिफरेंसेस भी बड़ा जो है वो फर्क कर रहा होता है। जिस वक्त आप चीजें लाते हैं तो पता चला उस वक्त वो उन चीजों को वहां पर वेदर ही नहीं है, मौसम ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लोकल टैरिफ एंड लॉस। हर कंट्री टैरिफ इंपोज करती है। टैरिफ बेसिकली टैक्स को कहते हैं। तो वो टैक्स ऐसा होता है कि यार जो एक्सपोर्ट पे कम होता है और इम्पोर्ट पे ज्यादा लगता है, और जब आप पे टैक्स इम्पोज किया जाएगा तो आपके लिए ट्रेडिंग क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, और वो टैक्स लगाएंगे जो उनके अपने मफाद में होगा, आपसे से ज्यादा पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के लॉस बना देते हैं, और फिर आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। मुख्तलिफ लॉस बनाते हैं, जैसे लेबर लॉ, टैक्स सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज लॉ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो ये बहुत से कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में क्रिएट कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास लास्ट हेडिंग है लोकल कल्चरल एंड रिलीजन। लोकल कल्चरल, फैशन, रिलीजन, ये भी बेसिक जो है प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स है इंटरनेशनल ट्रेड में। और ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी सोसाइटीज के लिए बिल्ट होते हैं, वैल्यूज रखते हैं। अगर हम मुसलमान मुस्लिम कंट्रीज की बात करें तो वहाँ वाइन्स वगैरह अलाउ नहीं है, आपको हलाल मीट चाहिए। तो फिर आपने उसी किस्म के प्रोडक्ट बनानी है कि जो हलाल हो, हराम ना हो, और प्रॉब्लम्स आ भी रही होती इस चीज़ की। जिस तरीके से अगर बहुत सी दफ़ा हमने सुना कि यार जो लेस है ये हलाल नहीं है, बहुत सी चॉकलेट्स पे भी बैन लगा। तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर
हर एक चीज पे फोकस करके देन अपनी चीजों को लाना होता है। तो ये था बेटा हमारे पास ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आप एक और हेडिंग लिख सकते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब आप फॉरेन कंट्रीज से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा कंट्रीज में, उतनी ज़्यादा जो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होते जाएंगे। और फॉरेन ट्रेड में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इट विल टेक टाइम, 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं, कंज्यूम होता है। तो ये चीज़ है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है और टाइम भी यहाँ ज़्यादा लग रहा होता है। इस फैक्टर्स को भी जो है वो माइंड में रखना है। तो इंशाल्लाह बेटा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिर हमारे